स्टार्ट किया जाए। लास्ट लेक्चर पर हम लोग मियोसिस पढ़ रहे थे और थोड़ा सा उसमें रह गया था, तो उसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर पर एनाफेज 1 और टीलोफेज 1 हो गया था, तो अब बस दो दो लाइनें रह गई हैं। साइटोकाइनेसिस 1 होगी, फिर इंटरकाइनेसिस होगा और फिर मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हेडिंग डालिए साइटोकाइनेसिस 1। साइटोकाइनेसिस 1 में होना यह है कि ये मान लेते हैं कि कोई पर्टिकुलर सेल है जिसमें दो डॉटर न्यूक्लियाई बन के तैयार हैं। दो डॉटर न्यूक्लियाई बन ही जाती हैं, बस सिर्फ इतना होना है कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन कर देना है। अब वो साइटोप्लाज्म का डिवीजन कैसे करेंगे? तो प्लांट सेल होगा तो सेल प्लेट बना के करेंगे, एनिमल सेल होगा तो फरो फॉर्मेशन से, उसमें हमको जाना नहीं है। साइटोकाइनेसिस का रिजल्ट ये होगा कि दो सेल बन जाएंगे। तो दो हैप्लॉइड डॉटर सेल, क्योंकि इसके न्यूक्लियस में n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा और इसके न्यूक्लियस में n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा। इस न्यूक्लियस में n होगा, इस न्यूक्लियस में n होगा, लेकिन इससे पहले जो बनाने वाली सेल होगी, जो मदर सेल होगी, उसके न्यूक्लियस में 2n, और ये हुआ पहली मियोसिस। मियोसिस फर्स्ट हुई है और रिजल्ट में कैरियोकाइनेसिस जब होगी तो दो न्यूक्लियस बन जाएंगे, फिर साइटोकाइनेसिस फर्स्ट होगी तो दो डॉटर सेल मिल जाएंगी, दोनों हैप्लॉइड। तो यहाँ चूंकि दो डॉटर सेल मिलती हैं, इसी नाते इसको कहते हैं डायाड ऑफ सेल। अभी मियोसिस 2 जब कंप्लीट होगी तो 4 हैप्लॉइड सेल मिलेंगी, तो क्या कहेंगे? टेट्राड ऑफ सेल। लिख लीजिए। साइटोकाइनेसिस 1 result in production of टू हैप्लॉइड सेल। जबकि जब साइटोकाइनेसिस 2 होगी या मियोसिस 2 कंप्लीट होगी तो 4 हैप्लॉइड सेल मिल जाएंगे। मुंह काहे बना रहे हो? अगली हेडिंग है इंटरकाइनेसिस। वैसे तो पहले से ही पता है कि मियोसिस 1 के पहले इंटरफेज होते हैं और मियोसिस 2 के पहले इंटरकाइनेसिस। तो पहले क्या हुआ? तो पहले होती है इंटर फेज, उसके बाद होती है मियोसिस 1, उसके बाद होती है
इंटरकाइनेसिस और फिर होती है मियोसिस सेकेंड। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इंटरकाइनेसिस क्या है, लिखते चले। तो इंटरकाइनेसिस है फेज बिटवीन टू सक्सेसिव मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। उल्टा अगर लिखा होगा तो गलत हो जाएगा। जैसे अगर क्वेश्चन ये कहे कि इंटरकाइनेसिस है मियोसिस 2 और मियोसिस 1 के बीच, तो 2 और 1 के बीच नहीं है, ये 1 और 2 के बीच है, क्योंकि 2 और 1 के बीच क्या मिल जाएगी, इंटरफेज मिलेगी। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा ना कहिएगा कि 1 और 2 के बीच कहो और चाहे 2 और 1 के बीच कहो, गलत हो जाएगा। किसके किसके बीच है, 1 और 2 के बीच कि 2 और 1 के बीच, 1 और 2 लिख लीजिए। तो कहोगे ये है फेज बिटवीन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, लिखते चले। पहले बता भी चुके हैं इंटरफेज और इंटरकाइनेसिस में जो मेन अंतर है कि इंटरफेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, जबकि इंटरकाइनेसिस में डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है। वो अलग मसला है कि आरएनए की सिंथेसिस और जो प्रोटीन की सिंथेसिस है वो यहां भी होती है और यहां। तो इस फेज की पहचान याद रखिएगा, नो डीएनए रेप्लिकेशन, नो डीएनए रेप्लिकेशन, लेकिन प्रोटीन एंड आरएनए सिंथेसिस होगी। डीएनए की तो रेप्लिकेशन नहीं होगा, लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस और आरएनए सिंथेसिस होगी। इसका मतलब थोड़ी बहुत ग्रोथ होगी यहां पे। ठीक है। अब इंटरकाइनेसिस के बाद क्या होगा, तो इंटरकाइनेसिस के बाद मियोसिस 2 होगा। लिख लिया बेटा, आगे बढ़े। सभी हेडिंग में वही दो दो क्वेश्चन हैं। चलिए, मियोसिस 2। हेडिंग डालें मियोसिस 2। 3 क्वेश्चन याद रखिएगा। मियोसिस 1 की तुलना में मियोसिस 2 बहुत सिंपल प्रोसेस है। सिंपल का मतलब है ये वास्तव में इक्वेशनल डिवीजन है, क्योंकि जब मियोसिस 2 होती है तो कोई सेल जो एन में होती है उससे जो 2 सेल बनती हैं, दोनों में एन ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। तो अगर एन से एन बनाओ तो माइटोसिस ही तो है। तो ये सिंपल प्रोसेस होती है एज कंपेयर टू मियोसिस 2, एक क्वेश्चन। दूसरा, ये बिल्कुल माइटोसिस के जैसी होती है, इसी नाते इसको इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। एग्जामिनर इधर 2 सवाल खूब पूछ रहा है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में अंतर बता दीजिए। तो वैसे तो बहुत सारे अंतर आप बता सकते हो, लेकिन जो महत्वपूर्ण अंतर हैं, जैसे पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम होना मियोसिस 1 की पहचान है, पेयरिंग ना होना मियोसिस 2 की पहचान है। पेयरिंग होगी तो क्रॉसिंग ओवर होगा, तो क्रॉसिंग ओवर होना मियोसिस 1 की पहचान है, क्रॉसिंग ओवर ना होना मियोसिस 2 की पहचान है। मियोसिस 1 के रिजल्ट में क्रोमोसोम संख्या आधी होती है, मियोसिस 2 के रिजल्ट में क्रोमोसोम संख्या आधी नहीं होती है। तो बहुत सारे अंतर, मियोसिस 1 का प्रोफेज बहुत बड़ा होता है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, दुनिया भर की चीजें पढ़नी होती है, और मियोसिस 2 का प्रोफेज बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो 3-4 क्वेश्चन लिख लीजिए। पहला सवाल तो ये है, सिंपल प्रोसेस
एज कंपेयर टू, बेटा बातचीत ना करो, मियोसिस 1, पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है कि जो मियोसिस 2 है वो एज लाइक माइटोसिस है, इसी नाते मियोसिस 2 को इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। खास बात है मियोसिस 2 और मियोसिस 1 में क्या अंतर, तो अंतर बहुत सारे हैं, लेकिन 2 अंतर जरूर याद रखिएगा। यहाँ पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम नहीं होता है और यहाँ कोई रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। नो पेयरिंग ऑफ homologous chromosome, no crossing over या no genetic रिकॉम्बिनेशन। ये 2 लाइनें याद रखिएगा, हैं तो बहुत अंतर। ठीक है, एक स्पेशल सवाल बता दीजिए। जब हम लोग टीलोफेज 1 पढ़े थे तो बताए थे कि क्रोमोसोम का डीकंडेंसेशन होता है और क्रोमेटिन में कन्वर्ट होता है, लेकिन यह पूरी तरीके से डीकंडेंसेशन नहीं हो पाता है। क्यों? पूरी तरीके से डीकंडेंसेशन अगर हो जाएगा तो क्रोमोसोम पूरी तरीके से डिस्पर्स हो जाएंगे, लेकिन ये पूरी तरीके से डिस्पर्स हो नहीं पाते हैं क्योंकि उसके पहले मियोसिस 2 आ जाती है। भाई टीलोफेज 1 खत्म हुआ, साइटोकाइनेसिस हुआ, इंटरकाइनेसिस हुआ, ये जितना बोलने में टाइम लगा उतना ही टाइम इनके होने में लगेगा। तो जब बहुत जल्दी चीजें होंगी तो क्रोमोसोम पूरी तरीके से फैल नहीं पाया था, उससे पहले ही क्या हो जाएगा, मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाएगा। तो एनसीईआरटी में लाइन लिखी है कि मियोसिस 2 कब शुरू होती है, तो कहोगे इससे पहले कि क्रोमोसोम पूरी तरीके से डिस्पर्स हो पाए या डीकंडेंस हो पाए, उससे पहले ही क्या शुरू हो जाएगा, मियोसिस 2 शुरू हो जाएगा। तो 2 लाइनें जरा लिख लीजिए। क्रोमोसोम का डीकंडेंसेशन नॉट कंप्लीट, मतलब क्रोमोसोम डू नॉट डिस्पर्स कंप्लीटली। इसका मतलब है मियोसिस 2 शुरू हो जाएगी लेकिन क्रोमोसोम का डीकंडेंसेशन पूरा नहीं हो पाएगा। मियोसिस 2 स्टार्ट बिफोर क्रोमोसोम कंप्लीटली डीकंडेंस, पूरी तरीके से डीकंडेंस नहीं हो पाएंगे, उससे पहले ही क्या शुरू हो जाएगा, मियोसिस 2 शुरू हो जाएगा। अब जब मियोसिस 2 शुरू होगा तो भाई मियोसिस 2 के वही स्टेप क्या होगा, प्रोफेज 2 होगा, मेटाफेज 2 होगा, एनाफेज 2 होगा, टेलोफेज 2 होगा और साइटोकाइनेसिस 2 होगा। ये बताओ मियोसिस 2 क्या पूरी तरीके से डीकंडेंसेशन के बाद शुरू होगा, कहोगे नहीं, पूरी तरीके से डीकंडेंसेशन से पहले ही क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। बाकी है
डिस्पर्सन का मतलब फैलना, तो जब क्रोमेटिन के फॉर्म में जाएंगे तभी तो स्प्रेड हो गए। डिस्पर्सन का मतलब स्प्रेड हो जाना है। मियोसिस 2 में क्या क्या होगा, तो वही चीजें होंगी। पहले प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2 और साइटोकाइनेसिस 2। ठीक है, हम प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज चारों का डायग्राम एक साथ बना लेते हैं। आप डायग्राम बना लीजिए, चारों एक्सप्लेन कर लेते हैं, फिर पॉइंट्स लिख लेंगे। जैसे ही मियोसिस 2 स्टार्ट होगी, तो कहने को तो मियोसिस 2 है, लेकिन है ये माइटोसिस ही जैसी। तो पहले प्रोफेज होगा, फिर मेटाफेज होगा, फिर एनाफेज होगा, फिर टीलोफेज होगा। 2 है तो सबके आगे 2 लगा होगा। तो प्रोफेज के बेसिक जो कैरेक्टर है वही होंगे। जैसे जब प्रोफेज में आएंगे तो सबसे पहले तो क्रोमोसोम एपियर होने लगेंगे, मतलब क्रोमेटिन का कंडेंसेशन या कंपैक्शन आप क्रोमोसोम भी कह सकते हो, क्योंकि प्रोफेज की पहचान है। तो जैसे जैसे क्रोमोसोम एपियर होंगे वैसे वैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी, डिसएपियर होगी। सिर्फ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं डिसएपियर होगी, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस और सेल ऑर्गेनेल भी डिसएपियर हो जाएंगे। लेकिन एक चीज और एपियर हो जाएगी, जब क्रोमोसोम एपियर होते हैं तो स्पिंडल अपैरेटस भी क्या होता है, एपियर होता है। तो भले ही लिखा नहीं एनसीईआरटी में, लेकिन हर वो बात होगी जो प्रोफेज में होनी है। जैसे सबसे पहले कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन से क्रोमोसोम होगा, कंपैक्शन ऑफ क्रोमोसोम कहेंगे, क्रोमोसोम एपियर होंगे, डिसएपियर न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, सेल ऑर्गेनेल होगा, और एपियर हो जाएगा स्पिंडल अपैरेटस विद स्पिंडल फाइबर। इतना आपको पहले से पता है। जैसे ही मेटाफेज में जाएंगे वैसे ही 2 घटनाएं केवल होती हैं। एक तो जो क्रोमोसोम है वो स्पिंडल फाइबर से अटैच हो जाएंगे, या स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम से अटैच हो जाएंगे। बस अटैचमेंट ही विशेष है। इससे पहले वाले लेक्चर पर बताए थे कि जब मेटाफेज 1 होता है और जब मेटाफेज 2 होता है तो क्रोमोसोम के अटैचमेंट में ही अंतर है। अंतर यहाँ देखें, जब मेटाफेज 1 होता है तो क्रोमोसोम का पेयर होता है, और जब क्रोमोसोम का पेयर होता है तो पेयर में एक क्रोमोसोम इस पोल से और दूसरा क्रोमोसोम इस पोल से अटैच होता है। ये अगर अरेंजमेंट है तो ये मेटाफेज 1 है। अब यहां सामने देखो, यहां एक ही क्रोमोसोम दोनों पोल से अटैच है। तो जब एक ही क्रोमोसोम दोनों पोल से अटैच होगा तो होगा कैसे, इधर देखो, ये मान लेते क्रोमोसोम है और ये उसका सेंट्रोमियर है। अगर सेंट्रोमियर है तो सरफेस पर क्या होगा, तो सरफेस पर होगा काइनेटोकोर, ऐसे होगा। ध्यान से सुनिएगा, ये आपस में क्या होंगी, सिस्टर क्रोमेटिड होंगी। तो एक क्रोमेटिड और उसका काइनेटोकोर एक पोल से अटैच होगा, और दूसरी क्रोमेटिड और उसका काइनेटोकोर दूसरे पोल से अटैच होगा। एक ही क्रोमोसोम दोनों पोल से अटैच है, और कुछ इस प्रकार से अटैच है कि एक क्रोमेटिड एक पोल से और सिस्टर क्रोमेटिड दूसरे पोल से। जबकि यहां देखो, अगर मेटाफेज 1 है तो पूरा ये क्रोमोसोम इस पोल से और दूसरा क्रोमोसोम इस पोल से। तो ये अटैचमेंट का अंतर है मेटाफेज 1 और मेटाफेज 2 में। दूसरा अंतर, चाहे मेटाफेज 1 हो चाहे मेटाफेज 2 हो, क्रोमोसोम मूव करके सेल के सेंटर में पहुंचेंगे, या कहोगे इक्वेटर पर अलाइनमेंट हो जाएंगे। इक्वेटर पर अलाइन होने का मतलब है मेटाफेजिक प्लेट पर अलाइन हो जाएंगे। बस प्लेट में फर्क है, वहां क्रोमोसोम पेयर अलाइन होगा,
तो वहां दो मेटाफेजिक प्लेट बनती है। यहाँ एक ही क्रोमोसोम है तो एक मेटाफेजिक प्लेट होगी। तो मेटाफेज 1 और मेटाफेज 2 में दो दो अंतर हैं। मेटाफेज 1 में स्पिंडल फाइबर अटैच विद क्रोमोसोम, मेटाफेज 2 में स्पिंडल फाइबर अटैच विद क्रोमैटिड, ये अंतर है। मेटाफेज 1 में एक दो मेटाफेजिक प्लेट होंगी और मेटाफेज 2 में एक ही मेटाफेजिक प्लेट। हाँ, वहां भी सेंटर में पहुंच जाएंगे, यहां भी सेंटर में पहुंच जाएंगे। मेटाफेज 2 में देखो क्या है, स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड और क्रोमोसोम अलाइनमेंट एट द मेटाफेजिक प्लेट, खत्म। फिर आएगा एनाफेज। जैसे एनाफेज में जाएंगे, ये जो सेंट्रोमियर है, ये जो सेंट्रोमियर है वो यहाँ क्या कर जाएगा, स्प्लिट कर जाएगा। तो जैसे ही सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा वैसे ही सिस्टर क्रोमैटिड अलग हो जाएंगे। और जब तक जुड़ी थी तब तक वो सिस्टर क्रोमैटिड थी, लेकिन अगर अलग हो जाएंगे तो तुरंत उनका नाम डॉटर क्रोमोसोम हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो घटना ये हुआ स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। एनाफेज 1 और एनाफेज 2 में भी अंतर है। एनाफेज 1 में क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है, एनाफेज 2 में क्रोमैटिड का सेपरेशन होता है। एनाफेज 1 में स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर नहीं होता है, एनाफेज 2 में स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर होता है। ये सब कंपेयर वाले ही सवाल एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, अब जब डॉटर क्रोमोसोम बन जाएंगे तो ये वाला स्पिंडल फाइबर इधर की तरफ छोटा होगा, ये इधर की तरफ छोटा होगा, ये इधर की तरफ छोटा होगा, ये इधर की तरफ छोटा होगा। तो रिजल्ट क्या होगा, डॉटर क्रोमोसोम मूव करेंगे किधर की तरफ, पोल की तरफ। जब तक पोल की तरफ जाएंगे तब तक क्या चलेगा, एनाफेज 2 चलेगा। और अगर पहुंच गए तो क्या हो जाएगा, टेलोफेज 2। टेलोफेज में क्या होगा, डॉटर क्रोमोसोम अपने पोल पर पहुंच जाएंगे, पहली घटना। जैसे पहुंचेंगे क्या स्टार्ट हो जाएगा, डीकंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा, दूसरी घटना। मतलब क्रोमोसोम डिसअपियर होने लगेंगे। तो अगर क्रोमोसोम डिसअपियर होने लगेंगे तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एपियर होने लगेगी उस मटेरियल के चारों तरफ जो पोल पर पहुंचा है। तो इसका होगा डीकंडेंसेशन। तो जब एपियर होगी क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो क्या बन जाएंगे, दो डॉटर न्यूक्लियाई बन जाएंगे। न्यूक्लियाई बनने का मतलब न्यूक्लियस बन रहा है तो न्यूक्लियोलस बन रहा होगा। तो फिर सेल ऑर्गेनेल भी क्या हो जाएंगे, रीएपियर। तो टीलोफेज में क्या होगा, तो प्रोफेज का उल्टा होगा। प्रोफेज में क्या हुआ था, कंडेंसेशन, यहाँ क्या हुआ है, डीकंडेंसेशन। प्रोफेज में क्या गायब हुआ था, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, सेल ऑर्गेनेल, वो सब रीअपियर हो जाएंगे कहाँ, टेलोफेज। क्लियर है, बस हमको सिर्फ दो सवाल बताएंगे, मेटाफेज 1 मेटाफेज 2 में क्या अंतर। तो वहां क्रोमोसोम का पेयर अलाइन होता है, यहाँ सिंगल क्रोमोसोम अलाइन होता है, एक एक। दूसरा, वहां क्रोमोसोम अटैच होता है, यहाँ क्रोमैटिड अटैच होते हैं, बस इतना। वहां एक की दो मेटाफेजिक प्लेट, यहाँ एक मेटाफेजिक प्लेट। अच्छा, एनाफेज 1 और एनाफेज 2 में अंतर। एनाफेज 1 में स्प्लिटिंग नहीं होती है, एनाफेज 2 में होती है। एनाफेज 1 में क्रोमोसोम अलग होते हैं, एनाफेज 2 में क्रोमैटिड अलग होते हैं, बस इतने अंतर। बाकी वहां भी मूव करेंगे, यहां भी मूव करेंगे। हम 2 लाइनें 4 लाइनें लिख रहे हैं, आप भी लिख डालिए। प्रोफेज 2 कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, या जो एनसीईआरटी में लिखा है कंपैक्शन ऑफ क्रोमोसोम। दूसरा, क्रोमोसोम एपियर हो जाएंगे जबकि डिसएपियर
कई चीजें, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस और सेल ऑर्गेनेल। लेकिन एपियर हो जाएगा क्या? तो आंसर देंगे स्पिंडल अपरेटस। बस प्रोफेज हो गया। भले ही एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, लेकिन क्वेश्चन सारे वही हैं। पढ़े बेटा? फिर मेटाफेज 2 लिखेंगे ना फेज 2 लिखेंगे। एग्जामिनर अगर कंपेयर में सवाल पूछेगा तो मेटाफेज और एनाफेज का ही पूछेगा, या मियोसिस 1 का मियोसिस 2 से कंपेयर पूछेगा। पढ़े बेटा, आगे लिखे। मेटाफेज 2 लिख डालिए। स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ, क्या कहोगे? सिस्टर क्रोमेटिड। एक क्रोमेटिड एक पोल से, दूसरी क्रोमेटिड दूसरे पोल से। दूसरा, क्रोमोसोम मूव टुवर्ड सेल सेंटर, और सारे क्रोमोसोम अलाइन along स्पिंडल इक्वेटर। क्या कहोगे? मेटाफेजिक प्लेट। बस यही दो घटनाएं होनी है। एनाफेज टू क्या होगा? स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर होगा, तो सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होंगे, डॉटर क्रोमोसोम मूव करेंगे किधर की तरफ? पोल की तरफ, क्योंकि शार्टनिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर होगा। स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर होगा, सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड होगा, डॉटर क्रोमोसोम मूव टुवर्ड किधर की तरफ? पोल। क्यों? ड्यू टू शॉर्टनिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर। फिर आएगा
टीलोफेज 2, वही 3 क्वेश्चन। डॉटर क्रोमोसोम पहुंच गए कहां? पोल पर। फिर क्या होगा? डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, और बनेगा क्या? और ये कंप्लीट डीकंडेंसेशन होगा। अब क्रोमोसोम पूरी तरीके से डिस्पर्स कर जाएंगे। टीलोफेज 1 में पूरी तरीके से डीकंडेंसेशन नहीं हो पाया था, लेकिन यहां क्या है, कंप्लीट हो जाएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप अराउंड क्रोमेटिन मटेरियल। रिजल्ट क्या होगा? दो क्या बन जाएंगी? डॉटर न्यूक्लियाई रीअपियर हो जाएगा। क्या क्या? सब चीज, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, और क्या? सेल ऑर्गेनेल। सही है। माइटोसिस की अगर टीलोफेज है तो वहां भी डिस्पर्सन हो जाएगा, फिर इंटरफेज में चले जाएंगे प्रॉपर। क्या? चलिए, साइटोकाइनेसिस सेकेंड। तो जब साइटोकाइनेसिस सेकेंड होगी तो होगा क्या? तो एक ये कोई पर्टिकुलर सेल है, ये दूसरी पर्टिकुलर सेल है, इसके पास 2 डॉटर न्यूक्लियाई, इसके पास 2 डॉटर न्यूक्लियाई। जब ये पूरी तरीके से डिवाइड करेगी तो ये एक एन सेल ये बनेगी, एक एन सेल बनेगी। इसके डिवीजन से भी सबके पास एक एक न्यूक्लियस होगा और सब में एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा। तो साइटोकाइनेसिस जब कंप्लीट होगी तो क्या मिलेंगी? 4 हेप्लॉइड सेल, जिसको कहेंगे क्या? टेट्राड ऑफ सेल। लिख लीजिए। बन गए बेटा? देख देख के गोला बना रहे हो, कमाल ही कर रहे हो। अगर सर का गोला कोई छोटा हो गया है तो हमारा भी छोटे बनेगा। यहां से पढ़ेंगे, यहां से देखो लिखा है टीलोफेज 1 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपियर। उसके बाद क्या होगी? साइटोकाइनेसिस, और बनेगा क्या? डायड ऑफ सेल। आल्दो इन मेनी केसेस, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, क्रोमोसोम डू अंडरगो, क्या लिखा है? सम डिस्पर्सन। सम डिस्पर्सन का मतलब कुछ फैल जाएंगे लेकिन पूरा नहीं फैलेंगे। लिखा है दे डू नॉट रीच टू एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड स्टेट ऑफ इंटरफेज। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकती है।
वो स्टेज जो दो मियोटिक डिवीजन के बीच मिलेगी उसका नाम इंटरकाइनेसिस। ये शार्ट लिव्ड, कम समय की होगी, और यहां क्या नहीं होगा, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए नहीं होगा। इंटरकाइनेसिस के बाद आएगी प्रोफेज 2, जो कि बहुत सिंपल होगी किसकी तुलना में, प्रोफेज 1। मियोसिस 2, प्रोफेज 2 लिखा है। कह रहा मियोसिस 2 कब शुरू कर दोगे, टिक कर लो, इंपॉर्टेंट है। लिखा है इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस। ये कॉमन बात, इसमें कोई खास बात नहीं। खास बात उसके बाद लिखा है यूजली बिफोर क्रोमोसोम फुली क्या होते हैं, इलांगेट। क्रोमोसोम पूरी तरीके से डिस्पर्स नहीं हो पाएंगे, उससे पहले ही क्या शुरू हो जाएगा, मियोसिस 2 शुरू हो जाएगा। लिखा है इन कंट्रास्ट टू मियोसिस 1, मियोसिस 2 रिजेंबल क्या, नॉर्मल माइटोसिस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तुरंत क्या कर जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी एट द एंड ऑफ प्रोफेज, चाहे जो प्रोफेज, उससे कोई मतलब नहीं। क्रोमोसोम फिर से क्या हो जाएंगे, कंपैक्ट या दिखने लगेंगे। मेटाफेज, लाइन टिक कर लो, यही 2 लाइनें काम की हैं। क्रोमोसोम एलाइन करेंगे कहां, इक्वेटर, कोई खास बात नहीं, बस ये खास बात है। माइक्रोट्यूब्यूल फ्रॉम अपोजिट पोल ऑफ स्पिंडल गेट अटैच टू क्या, काइनेटोकोर ऑफ सिस्टर, खत्म। एनाफेज बिगिन विद क्या लिखा है, साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, जो कि एनाफेज 1 में नहीं होती है, ऑफ ईच क्रोमोसोम। और जब स्प्लिटिंग हो जाएगी तो वो सेंट्रोमियर ने क्या होल्ड कर रखा था, सिस्टर क्रोमैटिड को। तो अब सिस्टर क्रोमैटिड अलाउ देम टू मूव टू द अपोजिट पोल बाई कैसे, शॉर्टनिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल अटैच टू काइनेटोकोर। ये सिर्फ हाथी के दिखाने वाले दांत हैं, इनका कोई मतलब है नहीं। क्वेश्चन यहां से कुछ नहीं मिलने वाला है। बहुत मन करेगा तो एक कोई डायग्राम दे देगा और पूछ लेगा ये मेटाफेज 2 है कि मेटाफेज 1 है, बस इतना पहचानिएगा। तो कैसे पहचानोगे, यहां देख लो, ये मेटाफेज 1 का डायग्राम है, 2 गुब्बारे इसमें बंधे हुए हैं, ठीक है, रस्सियों में। और यहां देख लो एक ही एक बंधा, इतना पहचानिएगा भाई, वहां पेयर था, यहाँ पेयर नहीं है। और यहाँ एनाफेज वाला पहचानो, ये एनाफेज 2 है, और यहाँ देखो एनाफेज 2 है, ठीक है। तो यहाँ देखो 4-4 बंधे हैं एक में, वहां 2-2 बंधे, बस यही याद रखिएगा। मियोसिस इंड हो गई किसके साथ, टीलोफेज 2। इसमें 2 ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम एक बार फिर से इनक्लोज हो गए, किससे, न्यूक्लियर एनवेलप। फिर क्या होगी, साइटोकाइनेसिस, और बनेगा क्या, तो कहोगे टेट्राड ऑफ सेल, मतलब 4 हेप्लॉइड डॉटर सेल। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस सुन लेते हैं, 2 लाइनें केवल लिखनी है। मियोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है, तो सिर्फ 2 सिग्निफिकेंस हैं। पहला, किसी भी स्पीसीज में क्रोमोसोम की संख्या को बनाए रखने में मियोसिस का बड़ा योगदान है। तो कहोगे बड़ी अजीब बात है, एक तरफ कह रहे हो कि ये क्रोमोसोम की संख्या आधी करते हैं, और दूसरी तरफ कह रहे हो ये क्रोमोसोम की संख्या बनाए रखते हैं। तो कैसे बनाए रखते और कैसे आधी रखते भी समझ में आ जाएगा। दूसरा जो सिग्निफिकेंस है वो है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर ना होता तो रिकॉम्बिनेशन ना होता, तो वेरिएशन ना होता, तो इवोल्यूशन ना होता। तो इवोल्यूशन के लिए क्या जरूरी है, वेरिएशन, और वेरिएशन के लिए क्या जरूरी है, क्रॉसिंग ओवर। कौन देगा, क्या, मियोसिस। तो मियोसिस किसी स्पीसीज में क्रोमोसोम की नंबर को क्या करता है, कंजर्व करता है। कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ ईच स्पीसीज, एक ये बेनिफिट है। जबकि सामान्यतः हम इसको पहचानते कैसे हैं,
तो पहचानते तो ये हैं, रिडक्शन इन क्रोमोसोम नंबर बाई हाफ। तो ये अजीब नहीं लग रहा? एक तरफ कह रहे हो क्रोमोसोम की संख्या आधी कर रहे हो, एक तरफ कह रहे हो कि नहीं क्रोमोसोम के नंबर को कंजर्व कर रहे हैं, कैसे भी बता देंगे। और दूसरा क्या है, क्या बढ़ा देता है? जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। और वेरिएशन बहुत जरूरी है किसके लिए? इवोल्यूशन। तो पैराग्राफ पढ़ ही लिए हैं, 2 लाइनें वहां लिख लेते हैं। पैराडॉक्सिकली का मतलब बिल्कुल विपरीत, जो सोचते हो उसके ठीक उल्टा। सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, 2 सिग्निफिकेंस लिख लेंगे। पहला सिग्निफिकेंस है कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ स्पीसीज। एक सिग्निफिकेंस ये है, और दूसरा सिग्निफिकेंस है जनरेट वेरिएशन बाय रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर। और वेरिएशन से क्या होगा? इवोल्यूशन होगा। अब ये बात समझनी है। इधर देखो, जैसे मान लेते कि ये कोई सेल है जिसमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, इसमें मियोसिस ना करिए, माइटोसिस से गैमीट बना दीजिए। तो इसमें भी क्या होंगे? 2n, और इसमें भी क्या होंगे? 2n। और फिर फर्टिलाइजेशन कर लीजिए, तो जाइगोट जो बनेगा वो क्या होगा? 4n। फिर माइटोसिस करके गैमीट बना लीजिए, तो 4n के 2 गैमीट बनेंगे। फिर फर्टिलाइजेशन कर लीजिए, 8n। फिर माइटोसिस कर लीजिए, 8n के गैमीट बना लीजिए। फिर फर्टिलाइजेशन कर लीजिए, 16n। अगर ऐसे ही बहुत दिन चला तो शरीर में केवल क्रोमोसोम ही क्रोमोसोम नजर आएंगे और कुछ नजर नहीं आएगा। इस स्पीसीज की संख्या जो 2n रही थी, अगले ही जनरेशन में 4n, अगले जनरेशन में 8n, अगले में 16n। इसका क्या हल है? इसका केवल एक ही हल है, क्या? मियोसिस। देखो, यही 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाली सेल, इसने किया मियोसिस, एक गैमीट बना n का, दूसरा n का। फिर किए फर्टिलाइजेशन, किसका बन गया? 2n का। फिर किए मियोसिस n का, फिर किए फर्टिलाइजेशन 2n। तो आप सोचो कि यदि ये मियोसिस ना हुई होती तो क्या स्पीसीज में क्रोमोसोम नंबर मेंटेन रहता? ना रहता। वो अलग बात है कि ये क्रोमोसोम संख्या आधी करते हैं, ये आधी करते हैं तभी ये मेंटेन होता है। अगर ये आधी ना करते तो क्या मेंटेन होता? तो ये कंजर्व करेंगे स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन स्पीसीज। कैसे कंजर्व करेंगे? तो कहोगे बाई रिड्यूसिंग क्रोमोसोम नंबर हाफ इन किसमें? गैमीट। यदि गैमीट में आधा ना करते तो क्या स्पीसीज में 2n बचता? ना बचता। लिख लो, ये सब भले ही ना बनाओ, उसको बढ़ा लो केवल। समझ में आई बात? ये आधा करके पूरा हो जाता है। अगर आधा ना करते तो क्या नंबर बराबर रह पाते? ना रह पाते। देखो, एनसीईआरटी वाइज तो कंप्लीट हो गया, लेकिन 3 क्वेश्चन और बच्चे हैं। साइड में हेडिंग डालिए, टाइप ऑफ मियोसिस।
टाइप ऑफ मियोसिस। एनसीईआरटी में दिया नहीं है, क्वेश्चन लगाओ कि आपको बुकलेट में क्वेश्चन मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर में भी आए हैं। बताओ क्रोमोसोम नंबर कंजर्व करेंगे कैसे? तो आधा करके कंजर्व करेंगे, आधा करेंगे तो फिर पूरा, फिर आधा, फिर पूरा, फिर आधा, फिर पूरा। चलिए हेडिंग डालिए, टाइप ऑफ मियोसिस। सुन लीजिए, अभी लिखिएगा नहीं। एक होती है जाइगोटिक मियोसिस, नाम ही से पता चल रहा है। देखो नियम क्या है, जैसे मान लेते हैं एक गैमीट एन का है, दूसरा गैमीट एन का है, ये दो फर्टिलाइज करेंगे तो जाइगोट बनेगा क्या? 2n का। और जब जाइगोट 2n का बनता है तो इसमें होती है माइटोसिस और बनता है क्या? एम्ब्रायो। और एम्ब्रायो भी किसका होगा? 2n का। ये सामान्य बात है, लेकिन कुछ ऐसे दुनिया में ऑर्गेनिज्म हैं जिनके जाइगोट में माइटोसिस ना होके क्या हो जाती है? मियोसिस हो जाती है। अब जाइगोट में अगर आप मियोसिस कर दोगे तो नाम क्या हो जाएगा? जाइगोटिक मियोसिस। किसमें होती है? तो ये एल्गी में देखने को मिलती है। बस 2 लाइनें लिख लीजिए इसके आगे, मियोसिस इन जाइगोट। और एग्जाम्पल है एल्गी। एल्गी ना मिले तो ये मिल सकता है, हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो एल्गी में जाइगोट में क्या हो गया? मियोसिस हो गए। तो बताओ एम्ब्रायो बनेगा? नहीं बनेगा। इसी नाते एल्गी में एम्ब्रायो नहीं बनता है। एम्ब्रायो की शुरुआत ब्रायोफाइटा से होती है। एल्गी में सीधे जाइगोट से स्पोर बनेंगे एन वाले, या सीधे गेमेटोफाइट बन जाएगा। फिर दूसरा होता है स्पोरिक मियोसिस। अभी पढ़ेंगे, चैप्टर शुरू ही होने वाला है, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। स्पोर बनना, ध्यान सुनेंगे। एक होती है माइक्रोस्पोर मदर सेल, सुने हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल, मियोसिस होकर के माइक्रोस्पोर बनेंगे। एक होती है मेगा स्पोर मदर सेल, फिर मियोसिस होकर के मेगा स्पोर बनेंगे। तो जब कभी स्पोर मदर सेल में मियोसिस होकर के स्पोर बने तो उसी का नाम स्पोरिक मियोसिस। किसमें किसमें? तो ब्रायो में, टेरिडो में, जिम्नो में और एंजियो में। लिख लो, स्पोर मदर सेल होती है 2n और स्पोर होते हैं n। तो बताओ कौन सा डिवीजन होगा? मियोसिस ही तो होगी। मियोसिस इन स्पोर मदर सेल टू प्रोड्यूस स्पोर। इसी नाते इसका नाम क्या पड़ गया? स्पोरिक मियोसिस। एग्जाम्पल है ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तीसरी गैमेटिक मियोसिस। कौन सी? गैमेटिक मियोसिस। गैमीट मदर सेल, जैसे स्पर्मेटोगोनियम का नाम सुने हो?
स्पर्मेटोगोनियम में मियोसिस होगी, स्पर्म बनेंगे, और ooगोनियम का नाम सुने होगा, मियोसिस होगी, ओवम बनेगा। तो यदि गैमीट मदर सेल जो 2n होती है वो गैमीट बनाएगा n, तो यहां क्या करना पड़ेगा, मियोसिस। गैमेटिक मियोसिस का मतलब है मियोसिस फॉर गैमीट फॉर्मेशन, और एग्जाम्पल एनिमल आएंगे। याद रखिएगा, प्लांट में गैमीट बनने के ठीक पहले माइटोसिस होती है, अभी पढ़ाएंगे। प्लांट में मेल गैमीट कैसे बनते हैं, माइटोसिस से डायरेक्ट बनते हैं, मियोसिस से तो स्पोर बनते हैं, वहां माइक्रोस्पोर और मेगा स्पोर। इसी नाते याद रखिएगा, प्लांट में चाहे ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो में मियोसिस स्पोरिक होती है कि गैमेटिक होती है, तो कहोगे स्पोरिक, तो गैमीट वाली कहां होती है, तो आंसर क्या देंगे, एनिमल में। ये एनसीईआरटी में दिया नहीं है लेकिन आपके काम का है। ठीक है, तो चैप्टर कंप्लीट।